ऐसा कुछ किया था लास्ट संडे को। हाँ મેડમ વાત પ્રકૃતિ વિશે સમજાયું હતું તમે, પછી કઈ નથી કર્યું. હા, વાત પ્રકૃતિ વિશે જે સમજાવ્યું તું એ વાત પ્રકૃતિ પ્રમાણે આહાર અને વિહાર એવું આપણે સમજીએ. પ્રકૃતિ કે અનુસાર આહાર, એમાં વાત પ્રકૃતિ લખાવી દીધું મેમ. હા, હવે નેક્સ્ટ આવે છે પિત્ત પ્રકૃતિ. CFNA વાળા ત્રણેય લોકો આમાં જ છે. યસ મેમ. દ્રષ્ટિ એમ નો છો, હું ને શીતલ છીએ. ઓકે, દ્રષ્ટિ હતી તો ખરા, હવે છે જ. સારું, ચાલો, નહીં હોય તો આવી જશે. છે. તો નેક્સ્ટ લખીએ પિત્ત પ્રકૃતિ. CFNA વાળાને પણ લગભગ આ કન્સેપ્ટ બાકી છે કે થઈ ગયો છે? પ્રકૃતિ પ્રમાણે આહાર બાકી છે મેડમ. બાકી છે ને? હા, તો હું છે ને થોડું વાત પ્રકૃતિ વિશેનું રિવિઝન પણ પહેલા કરાવી દઉં છું, એટલે આ લોકોને પણ જે નોટ્સ લખવાની બાકી રહી ગઈ હોય એ પૂરી કરી શકે. તો શરૂઆતથી શરૂ કરીએ ફરી. આયુર્વેદમાં જેમ ત્રિદોષ બતાવેલા છે એમ પ્રકૃતિના પણ પ્રકાર બતાવેલા હોય છે. हिंदी में स्टार्ट करूं कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृतियां होती है। प्रकृति वैसे मूल दो तरह की होती है। प्रकृति के प्रकार अगर देखें, प्रकृति के हिसाब से ही प्रकृति के प्रकार अगर देखें तो शारीरिक और मानसिक दो तरह की प्रकृतियां होती है। और शारीरिक प्रकृति में अगर प्रकार देखें तो वो वात, पित्त और कफ है। तो दो तरह की प्रकृतियां, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक प्रकृति में वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष है उसके हिसाब से ही प्रकृति निर्माण होती है। शरीर में आपके जन्म के वक्त आपके शरीर में जो भी दोष की प्रधानता देखी जाती है, जिस भी दोष की प्रधानता या डोमिनेंसी हो, वो आपकी प्रकृति बन जाती है। अगर आपके जन्म के समय आपके शरीर में पित्त डोमिनेंसी ज्यादा है तो आपकी प्रकृति पित्त ही रहेगी। उसमें वात भी होगा, कफ भी होगा। त्रिदोष हर शरीर में होता है, तीनों दोष हर शरीर में होते हैं। जो डोमिनेंसी है, जो प्रधानता है, वो आपकी प्रकृति है। तो प्रकृति समझ में आ गई, किस तरह से प्रकृति देखी जाती है। त्रिदोष जो है वो हर शरीर में होते हैं। जिस दोष की प्रधानता है वो मनुष्य की प्रकृति कही जाती है। बाकी के जो दो दोष होते हैं, जैसे कि पित्त की प्रधानता हो गई तो पित्त की प्रकृति हो गई। बाकी के जो दो दोष है, वात और कफ, वो रहेंगे लेकिन वो डोमिनेंट नहीं रहेंगे। शरीर में पित्त के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे और वात और कफ के लक्षण बहुत कम दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की पित्त प्रकृति है तो पित्त के लक्षण जो पहले भी हमने देखे हैं आयुर्वेद में सिम्फोर के लिए, कि पित्त के लक्षण क्या है, कौन बताएगा मुझे? तीखा, उष्ण, पित्त के गरम। लक्षण, पित्त दोष के लक्षण नहीं। आयुर्वेद में हमने मनुष्य में पित्त प्रकृति के लक्षण देखे थे। अच्छा मैम, सॉफ्ट लंबे बाल, हाथों की हथेलियां गुलाबी, पैर के जो फुट होते हैं वो भी गुलाबी होते हैं,
और हम्म गुस्सा आ जाता है इन लोगों को, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, बाल जल्दी से सफेद हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी हम्म आता है। हम्म वेरी नाइस। तो इसके अलावा इनको भूख ज्यादा लगती है। इसका स्वभाव ही तीखा है पित्त का। तो जिस व्यक्ति में पित्त की डोमिनेंसी हो तो उसका भी स्वभाव जो है वो तीखा होगा। तो ये अगर ज्यादा मसाले या तली हुई चीजें या गर्म गुण वाली चीजें खा लेते हैं तो इन लोगों को एसिडिटी होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनका बेसिक जो रूट है वो ही पित्त है। तो पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाता है जल्दी। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो है खाना कैसा खाना चाहिए, ये हुआ आज का टॉपिक। कि जैसे पित्त है तो उसके हिसाब से क्या खाना कि पित्त की डोमिनेंसी जो है वो और डोमिनेंट ना हो जाए, यानी कि प्रकोपित ना हो जाए। 1 मिनट, मुझे कॉल आ। हाँ, तो इनको ये ध्यान रखना है कि पित्त और डोमिनेंट ना हो जाए। तो आज के टॉपिक का जो मूल है ये यही हुआ कि प्रकृति के हिसाब से डाइट, आहार नियम अकॉर्डिंग टू प्रकृति। तो डाइटरी गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू प्रकृति। तो जिस दोष की प्रधानता है वो प्रकृति है, तो उसके अनुसार उसका खान पान होना चाहिए, उसके अनुसार आहार उपरांत विहार होना चाहिए, जिससे उस पर्टिकुलर प्रकृति वाले व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहे। तो 2 चीज हुई, क्या करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से आहार क्यों लेना चाहिए, स्वस्थता बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो जब अगर हम अपनी प्रकृति का ख्याल रखते हुए अपना आहार और विहार डिसाइड करते हैं, तब हमारे स्वास्थ्य में सुधार देखा जाता है। और जब हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार और विहार करते हैं बिना हमारे नॉलेज के, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इतना डीप हर किसी को पता नहीं होता है कि उनकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, तब हम हमारा जो स्वास्थ्य है उसे इम्बैलेंस करते हैं। कैसे? हमारे दोषों को इम्बैलेंस करके। हमारे दोष त्रिदोष तभी बैलेंस रहते हैं जब हम अपने शरीर के दोषों को समझे, कौन सी डोमिनेंसी है, कौन सी हमारी प्रकृति है। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए हमें उस हिसाब से अपने खान पान को रखना है। तब हम अपनी दोषों को बैलेंस करते हैं और दोषों के बैलेंस होने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य जो है वो बैलेंस रहता है। एक बार ये पूरा टॉपिक मैंने ले लिया है, ये रिवीजन चल रहा है और CFNA वालों के लिए रनिंग नोट्स लिखते जाना है। तो सबसे पहला हमने लिया था वात प्रकृति के लिए आहार, डाइट फॉर वात प्रकृति। क्या होते हैं वात के गुण? सेमफोर वाले हार्दिक के अलावा कोई और बोलेगा वात प्रकृति के गुण कैसे होते हैं? सूखा सूखा होता है, चंचल होता है। हम्म और जोड़ों में दर्द रहता है उससे। हम्म ठंडा, हल्का, चलायमान। हम्म। वात के गुण जो है जो त्रिदोष में से पहला दोष है वात। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हुए। पहला दोष है वात। तो वात के गुण, वात का उसका खुद का गुण क्या है? तो इसमें आता है ड्राई, कोल्ड, लाइट और सटल, सूक्ष्म एंड मोबाइल, चलायमान। CFNA वाले लिखते जाए वात के खुद के जो गुण हैं, वात के गुण, क्वालिटीज ऑफ वाता गुण, सूखा, ठंडा, हल्का, चलायमान और सूक्ष्म, ड्राई, कोल्ड, लाइट, मोबाइल एंड सटल।
तो ये हो गए वात के गुण। अब जो वात पहले से ही सूखा है, ठंडा है, हल्का है, वो और डोमिनेंट ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? लास्ट टाइम मैंने ये सब कुछ समझाया था, कौन जवाब देगा मुझे? स्निग्ध खाना खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सूखा है तो खाना हमारा स्निग्ध होना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रकृति वात है, उसको सूखा खाना नहीं खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, क्योंकि वात गुण में हल्का और ठंडा है। स्निग्ध लोगे तो अपने आप ही वो गुरु में आ जाएगा, वो हल्का नहीं रहेगा। स्निग्ध यानी गाय के घी से बना हुआ, स्निग्ध यानी चिकना पदार्थ जो ड्राई नहीं है, तो वो अपने आप ही इसमें भी जो क्लासिफिकेशन एज पर आयुर्वेद है, उसमें भी कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन है जैसे लघु, हल्का, भारी, गुरु। तो वो गुरु अपने आप हो जाएगा जब वो स्निग्ध होगा, तो वो लाइट नहीं रहेगा। और पोषक खाना खाना है, जिसमें से न्यूट्रिशन आपको मिलते हो, ऐसा खाना खाना है। तो कितने गुण हुए? गर्म, गर्म खाना है, ठंडा नहीं खाना है। गर्म यानी कि दो तरह से गर्म, जैसे बना है वैसे खा लेना है, ऐसे गरम गरम खाना खाना है, लेकिन वो ओवर हीटेड ना हो। दूसरा, ओवर गर्म भी ना हो, हल्का गर्म खाना। दूसरी कौन सी तरह का गर्म? के ताजा गर्म, बासी नहीं खाना है, क्योंकि वात प्रकृति वालों को बासी खाना ज्यादा वात प्रोड्यूस करता है बॉडी में। वैसे भी बासी खाने से गैस होती है, तो वात प्रकृति वालों को बासी खाना भी नहीं खाना है। और जो ठंडा हो गया हो, बनने के बाद 2 घंटे चले गए और आप खा रहे हो, ऐसा भी नहीं खाना। स्निग्ध खाना है, भारी खाना है। भारी यानी इतना भारी भी नहीं, पचने में आसान हो इतना भारी, और जिसमें से पोषक गुण मिले, यानी कि पोषक। सो गरम, स्निग्ध, भारी और पोषक भोजन वात प्रकृति वाले लोगों को करना चाहिए। वात कब बढ़ता है? वात प्रकोपित कब होता है? कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है। तो जब वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित हो, तब इन सब चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि खाना गर्म हो, स्निग्ध हो, भारी हो, बासी ना हो और पोषक भी हो। तो हमारे कल्चर में ही कहूंगी कि कल्चर में पहले से ये चला आ रहा है कि जब बारिश होती है, वातावरण में चारों ओर भेज होता है, वातावरण में, घर में और शरीर में हर जगह नमी रहती है, भेज रहता है। उसी वक्त हम गरम गरम भजिया बनाते हैं और उसको इमली की चटनी के साथ खाते हैं। भारी हो गया, स्निग्ध हो गया, मेथी डाल के बनाया जाता है, पोषक हो गया, और इमली की चटनी के साथ पाचक हो गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जो सिर्फ बारिश में यानी वर्षा ऋतु में खाया जाता था। जब बारिश हो रही हो तब ये खाना अच्छी तरह से पचता है, और फिर भी तला हुआ होने के बावजूद, बेसन होने के बावजूद भी गैस नहीं करता, क्योंकि वो गरम गरम, स्निग्ध और पाचक होता है। उसको इमली की चटनी के साथ खाया जाता है। इमली जो है वो बीज में ही अच्छी होती है, इसीलिए इमली के पेड़, इमली की जो सबसे ज्यादा उपयोग इमली का जो है वो साउथ में होता है। रसम इमली से बनती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 12 में से 6-8 महीने तक भेज रहता है, वातावरण में नमी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पर इमली का यूज सबसे ज्यादा होता है। सूखे प्रदेश में इमली जो है वो बॉडी पेन देती है, इसलिए बारिश में इमली की चटनी के साथ भजिया खाया जाता था। सीएफएनए वाले ये चीजें अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले और लिख ले। तो ये जो है, इसमें हमने देखा खाना कैसा होना चाहिए, आहार। अब रस के बारे में, कि कौन से रस जो है वो वात प्रकृति के लिए अच्छे हैं, यानी कि वात की डोमिनेंसी को ज्यादा नहीं बढ़ाते
और वात को बैलेंस रखते हैं। कौन से रस? हमने एक इमली देखा, अम्ल रस। मधुर और लवण। मधुर अम्ल लवण। लवण, हाँ, मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस जो है वो वात प्रकृति वालों के लिए अच्छे हैं, पर जिस तरह से हम दोषों को बैलेंस करने के लिए इन चीजों के यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हमें प्रॉपर प्रपोर्शन पता होना चाहिए एज पर अवर बॉडी फायर। हमारी डाइजेस्टिव अग्नि कैसी है, उसके हिसाब से हमें इसका प्रपोर्शन तय करना है। CFNA वालों को ये सब आ गया है। प्रॉपर प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे नापा जाता है, कैसे पता चलता है कि हमारे लिए कितना अच्छा है, उस हिसाब से इन रसों को लेना है। जैसे अम्ल रस अच्छा है, तो क्या आप रात को रोज अम्ल रस लेंगे? लेने का एक टाइम होता है, सुबह और दोपहर को ले सकते हैं। 4 के बाद अम्ल रस सभी तरह की प्रकृतियों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो इनसाइट्स है वो भी आयुर्वेद की होनी चाहिए साथ साथ। इसके बाद अनाज रस देख लिए हमने। अनाज कौन से लेंगे? चावल, जो साठी चावल आते हैं, लाल चावल, जिसको होल ग्रेन में गिनती होती है, वो, गेहूं, ओट्स, रागी जैसे अनाज वात प्रकृति वालों के लिए अच्छे हैं। नहीं क्या लेंगे? मकाई नहीं लेंगे, मैदा नहीं लेंगे। दालें, पल्सेस कौन सी लेनी है? मूंग दाल, सोयाबीन, मसूर, तुअर दाल, हरे मटर, दालें ले सकते हैं, लेकिन पिछली बार भी मैंने समझाया था, वात प्रकृति वालों की डाइजेस्टिव फायर पित्त के जितनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इन लोगों को अगर ये दालें लेनी है तो पानी में भिगो के ले। मूंग दाल है तो 2 से 3 घंटे तक, साबुत सोयाबीन है तो कम से कम 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट भिगो के ही सोयाबीन को पकाना है। अच्छी तरह से भिगोना, अच्छी तरह से पकाना है। जिनको ज्यादा वात डोमिनेंसी है, ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, वात प्रकृति वालों का वात ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा डोमिनेंसी हो गई है, बहुत ज्यादा वात शरीर में है, तो इन चीजों को पकाते वक्त इसमें थोड़ी सी अजवाइन, हींग, गाय का थोड़ा सा घी बॉईल करते वक्त, प्रेशर कुक करते वक्त ही डाल सकते हैं, ताकि वो ऑलरेडी स्निग्ध हो जाए, उसके ऊपर स्निग्धता की परत आ जाए पकते वक्त। ये दिस इज द साइंस ऑफ कुकिंग स्पेशली फॉर CFNA। जब खाना पकता है तब अगर उसमें गाय का घी थोड़ा सा डाल दिया जाए, हर चीज में हर चीज नहीं डाली जाती, कुछ भी पकाओ तो गाय का घी नहीं जाता, पर ऐसी कुछ चीजें जो पचने में भारी है या हमें इसे पचने में हल्की बनानी है, जिसके डाइजेस्टिव फायर जो है वो वीक है, उनके लिए अगर पकते वक्त थोड़ा सा अजवाइन, हींग और थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप गाय का घी अगर पल्सेस में डाल दिया जाए, मूंग की दाल है, खिचड़ी है, तो इसके ऊपर एक घी की परत जम जाएगी और वो अच्छी तरह से पच जाएगा। आपको पता होगा, जिन लोगों ने आयुर्वेद पढ़ लिया है ऑलरेडी, और जो लोग षटकर्म पढ़ चुके हैं, अभी तो आप सब लोग षटकर्म पढ़ के निकल चुके हैं, सेम 4 तो सबको पता है, वारी सरदोती में जब आहार की बात आती है, वारी सरदोती हम करते हैं, तो उसमें जब ये क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जब हम आहार लेते हैं वो क्या है, क्या खाना है उसके बाद? शंख प्रक्षालन की मैं बात कर रही हूँ। स्निग्ध खोराक, खिचड़ी खानी है घी के साथ। घी वाली खिचड़ी। बिना नमक के क्यों? कौन बताएगा मुझे? क्योंकि हमारे वहां से जो इंटेस्टाइन है वो ड्राई हो जाती है, तो उस वक्त जब हम नमक डालेंगे तो अंदर नुकसान होगा। क्योंकि जो हम शंख प्रक्षालन करते हैं उसमें 16 ग्लास तक हम नमक वाला पानी पी चुके हैं, तो ऑलरेडी इतना नमक बॉडी में जा चुका है, और गर्म पानी और नमक के कारण जो है हमारी इंटेस्टाइन ड्राई हो चुकी है,
तो ये 2 कारण हैं, एक बिना नमक के, दूसरा ज्यादा घी के साथ। क्योंकि हमारे आंतों को तब मालिश की जरूरत होती है, और क्योंकि हमारी आंतें बिल्कुल खाली हो चुकी होती है और ड्राई हो चुकी होती है, तो जो हम आहार डालेंगे वो आंतों में चिपक जाएगा और फिर से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सूखी आंतों में जब हम वेस्ट फूड जाता है तो वो चिपक जाता है। वो ना हो इसलिए इसलिए संघ प्रक्षालन के बाद इतना सारा घी डाल के खिचड़ी खाने को कहा गया है, ताकि वो स्मूदिंग बना रहे, वो जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। इसलिए जब आप षटकर्मों के पीछे का साइंस समझोगे तो उसके बेनिफिट्स भी आपको जब आप करोगे तो मिलेगा। ये एक अलग बात हो गई। तो यहाँ घी का रोल क्या है ये मैं समझाना चाहती थी। उसी तरह से जब हम लड्डू बनाते हैं, वैसे यहाँ पर CFNA वाले हैं तो कुछ इस तरह से मुझे पढ़ाना है। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है सेम 4 के लिए, पर ये CFNA का जो है वो मुझे देना है कि जब हम लड्डू बनाते हैं तो चूरमे के लड्डू जो बनते हैं उसमें पूरी घी की कोटिंग होती है। जो लड्डू बनते हैं वो दरदरे आटे से बनते हैं, गेहूं का दरदरा आटा जो अपने आप में पचने में बहुत ज्यादा भारी है, उसमें हम गुड़ मिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर दूध, गाय का दूध और घी डालकर इसका मोइन देकर हम उसको पहले जैसे बाउंड करते हैं और उसके बाद उसको तलते हैं घी में। तो कितनी सारी घी की कोटिंग हमने उसमें डाल दी, उसके बाद उसको खाया। तो गाय के घी के साथ जो है वो पाचन शरीर में आसान हो जाता है। अब जो चीजें जिसकी डाइजेस्टिव फायर कम भी होगी उसके लिए भी देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी डाइजेस्टिव फायर कम है उनको वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। जो हम खाते हैं उसका क्या नहीं बनता, रस नहीं बनता। आयुर्वेद में हमने पढ़ा है रस, रक्त, मांस। तो ये प्रोसेस ही नहीं होती तो ये फूड कहाँ जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है, और जो वेस्ट है वो आंतों में जम जाता है। ये चीजें ना हो इसलिए घी का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर समझना ये है कि हम जब कोई भी बाहरी चीज खाते हैं, यहाँ पर जो लिखा है कि सोयाबीन अच्छी है, दाल अच्छी है, तुअर अच्छी है, मटर अच्छे हैं, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, अगर मैं ये लिखवा दूं कि सोयाबीन उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तुअर दाल उनके लिए बहुत अच्छी है, मटर उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो जो वात प्रकृति वाले सुनेंगे वो खाने लगेंगे कि चलो मैडम ने बताया मटर तो बहुत अच्छा है वात प्रकृति वालों के लिए, तो ये हमें खाना है। उनकी बात बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोसेस नहीं पता, हाउ टू कुक, प्रोपोर्शन नहीं पता कितना लेना है, समय नहीं पता कब कितना लेना है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इसके लिए आहार एक बहुत बड़ा विषय है, इसको होल एस्पेक्ट से समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि दालें और बीन्स जब आप खाते हो तो 7 से 8 घंटे तक भिगो के पकाते वक्त उसमें क्या डालना ताकि ये पच भी जाए, और अगर नहीं पचते हैं तो रुके नहीं बस। इसके बाद आता है सब्जियां। वात प्रकृति वालों को कौन सी सब्जियां लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो गाजर, बीट, शकरकंद, खीरा, लौकी, पालक, धनिया, पुदीना ये सब ले सकते हैं। प्याज, लहसुन भी ले सकते हैं। लेकिन कच्चा जो भी है, कच्ची सलाद जो है, उसमें आपको कभी भी गोभी नहीं खानी है, उसका सोते करके खाना है। जैसे गुजराती में हमें संभारा बना के खाते हैं वैसे बैंगन, ये सारी चीजें खाने में अच्छी तरह से गाजर भी आप कच्चा नहीं ले सकते। खीरा ही एक आयुर्वेद में कच्चा खाने का विधान है। टमाटर, खीरा, मूली, ये 2-3 सब्जियां, बाकी का सब कुछ पका के ही लेना है, चाहे पालक हो, चाहे दूधी हो, चाहे गाजर हो, कच्चा कुछ भी नहीं खाना है। कोई भी कंद कच्चा नहीं खाना है, मूली खा सकते हैं।
और वात प्रकृति वालों को ये खास ध्यान में रखना है कि पत्ता गोभी आपको गैस ही करेगी। वो तो आपको अगर सब्जी के रूप में भी खाना है, अदरक डाल के खाना। इसके बाद आते हैं फल। केला खा सकते हैं, आम पपीता खा सकते हैं, अंगूर खजूर अंजीर किशमिश। आप इन सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि इसमें कौन से रस होते हैं। स्निग्ध खाना है, इनमें होती है स्निग्धता, आम में पपीते में और केले में। स्वीट मधुर रस खा सकते हैं, केला आम अंगूर सब में होता है। अम्ल अंगूर में होता है, किशमिश में होता है। तो ये तीनों रस आ गए हैं, ये सारे जो मैंने कहे इसमें। नहीं क्या लेना है, बहुत ज्यादा खट्टे कसेले फल नहीं लेने हैं ज्यादा। जैसे सेब है तो उसमें एक तुरापन होता है। नाशपाती आप खाओगे तो स्वीट के साथ थोड़ा सा कसाई रस आता है। ज्यादा कसाई रस इन लोगों को माफक नहीं आता। मधुर अम्ल लवण के सिवाय का जो रस है, कटु कषाय और तिक्त यानी ज्यादा कड़वा, क्योंकि उसका खुद का स्वाद वायु का कषाय और कड़वा ही है, तो इसलिए ये रस इनको ज्यादा नहीं लेने। तो ज्यादा कसेले फल यानी कि कच्चा अमरूद, कच्चा नाशपाती, कच्चा सेव जो है, ग्रीन एप्पल, खटास के साथ साथ उसमें थोड़ी सी तुराश होती है, तो ये नहीं खाने। मसाले कौन से खाने हैं, मॉडरेट मात्रा में ही ले। धनिया जीरा हल्दी अदरक, अदरक इनके लिए सबसे अच्छा है। लहसुन हींग दालचीनी लौंग ले सकते हैं। मेवे कौन से लेंगे, काजू मूंगफली बादाम भिगोकर। तिल थोड़ी मात्रा में, मेवे भी बहुत थोड़ी मात्रा में और भिगोकर, क्योंकि वात प्रकृति है। तो जिस तरह से बॉडी पेन इन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि पचने में जो भारी चीजें हैं वो अगर इनको नहीं, तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट उनकी प्रकृति के हिसाब से बनेगा, उनको सबसे ज्यादा वायु प्रोड्यूस होगा। वेस्ट प्रोडक्ट माने क्या, त्रिदोष को का इम्बैलेंस इज इक्वल टू वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू त्रिदोष इम्बैलेंस। त्रिदोष इम्बैलेंस माने क्या, जिसकी जो प्रकृति उसकी डोमिनेंसी ज्यादा नहीं पचा तो इनको वात ज्यादा बनेगा, इज इक्वल टू बॉडी पेन। डेयरी प्रोडक्ट कौन सी ले सकते हैं, दूध घी मक्खन दही छाछ, ये सब चीजें ले सकते हैं। अगेन घी इनके लिए अच्छा है, पर प्रपोर्शन जरूरी है। सभी चीजों में मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी डाइजेस्टिव फायर पित्त की तरह नहीं होती है, मॉडरेट होती है। बासी खाना बिल्कुल ना खाए, ज्यादा खट्टा ना ले, श्रीखंड जैसी चीजें बहुत कम मात्रा में ले। इवन दूध भी इनके लिए अच्छा होने के बावजूद दूध की मात्रा वायु वालों को कम रखनी है। गाय का दूध ले, हल्का ले, बहुत गाढ़ा ना हो ऐसा ले। और मैम अगर दूध, सूट के साथ ले हाँ सकते हैं ना दूध, सूट हाँ, अंदर मैं है। ये बोलने जा रही हूँ कि अगर दूध की कोई प्रोडक्ट बनाकर खाते हैं तो उसमें इलायची, जो कि दूध के पचने के लिए ही है, ये मसाला डेयरी प्रोडक्ट को पचाने के लिए ही है। दूध में जो एंजाइम्स होते हैं उसका पाचन इलायची करती है, इसीलिए हमारी स्वीट्स में इलायची होती है। पर खासकर इसके पीछे जो साइंस है, तो इलायची में जो रस है, जो एंजाइम्स दूध में होते हैं उसको पचाने के लिए, जैसे लैक्टोज, उसको पचाने के लिए इलायची होती है। तो ये खास डाले, सौंठ डाले ताकि त्रिदोष बैलेंस रहे। सौंठ का काम त्रिदोष को बैलेंस करने का है। तो आगे चलते हैं। ये हो गया सब पूरा वात का। CFNA वालों ने पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया। यस मैम। हाँ, इसमें से आप तीनों में से जो शीतल बेन है अभी, हाँ। हाँ, आपको ये सब कुछ बहुत ज्यादा समझना है। एक સાઈડ વાત હું અહીંયા કરું કે અત્યારે
જે પ્રકારની ફૂડ અવેરનેસ આપણી ઉપર લગભગ થોપવામાં આવી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા, રીલ બાય રીલ. હવે તમે મ્યુટ થઈ શકો શીતલબેન. જે વસ્તુ આપણને આપવામાં આવે છે ને એ ફક્ત પરિણામલક્ષી આપવામાં આવે છે. બહુ સમજવા જેવી વાત છે, સાંભળજો કે પરિણામલક્ષી આપવામાં આવે છે. આમ કરશો તો આમ થશે, આમ કરશો તો આમ થશે, આમ કરશો તો આમ થશે. સવારે ઉઠી અને આ વસ્તુ ખાઈ લેવાની, એનાથી આમ થશે. સવારે ઉઠીને પેલી વસ્તુ પી લેવાની, સ્કિન એકદમ રેડિયન્ટ થઈ જશે. સવારે ઉઠીને આટલી વસ્તુ કરવાની, આ એક્સરસાઇઝ કરી જ લેવી, એનાથી હિપ રિડ્યુસ થઈ જશે. એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ રોજ સવારે તમારા ફોનમાં તમારા માટે રેડી જ હોય છે. પણ જો આ વસ્તુ અત્યારે જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ એ બધી જ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લઈને પછી આ બધી વસ્તુઓને ફક્ત વિચાર કરશો તો તમને ખબર પડશે કે આમાં કેટલા % તમને લાગુ પડે છે ને કેટલા % તમને નુકસાન જ કરે છે. હવે ફૂડ અવેરનેસ વિશે વાત કરીએ. વાત પ્રકૃતિ વિશે તમે આટલું બધું સમજ્યા, આટલું ઇન ડિટેલ. આજે લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને જે વાત પ્રકૃતિ વિશે સમજાવેલું સેમ 4 માં, એના કરતા આજે વધારે ડિટેલ્ડ હતું કે નહોતું? હતું મેમ, બહુ સરસ સમજાવ્યું. હા, તો આટલું સમજ્યા પછી તમને એવું લાગે છે ખરું કે રીલમાં જે બધી વસ્તુઓ આવતી હોય છે ખાવા પીવા વિશેની, કોમ્બિનેશન્સ વિશેની, એ વસ્તુઓ આપણે પ્રમાણભાન સાથે અને આ નોલેજને સાથે રાખીને એપ્લાય કરવી જોઈએ? મને એક્ઝામ્પલ કોણ આપશે કે આ વસ્તુઓ મેં સાંભળી હતી કે જોઈ હતી, હવે મને એમ લાગે છે કે આને ન કરવું જોઈએ? શીતલબેન કહી શકે સૌથી વધુ. એ સિવાય પણ કોઈને કંઈ કહેવું હોય? મિસમેચ હોય છે બધું, દૂધ સાથે અમુક વિરુદ્ધ આહાર એવી બધી રીલ્સમાં આવતું હોય છે. હમ. વિરુદ્ધ આહારની રેસિપીઝ બહુ બધી હોય છે. હમ. જેમ કે પનીર વાળી રેસિપીઝ વધારે હોય, ફેટ હમ. લોસમાં એ બધું બતાવતા હોય. હા, સૌથી વધુ વેઇટ રિડ્યુસ કરવા માટેની આવે ને એટલે પ્રલોભન થાય. આનાથી સ્કિન બ્રાઇટ થઈ જશે, પરિણામ સાથે જ બતાવવામાં આવે. પણ એમાં ના આવે કે આ ઋતુ આ ચાલી રહી છે તો આ વસ્તુ એમાં ના ખવાય. એ આયુર્વેદ વાળાને જ ખબર હોય. એટલે જ્યારે તમારી પાસે આ નોલેજ હોય ત્યારે તમે આ બધી વસ્તુઓને ગો થ્રુ થઈ શકો અને જોઈ શકો કે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, અને બીજાને પણ સમજાવી શકો તમારા લેવલે. મેમ બીજું હમણાં એક બહુ ચાલે છે કે અજવાઈન, મેથી ને જીરું બધું નાખી પલાળીને સવારે પીવાનું, ઉકાળીને. પણ એ કઈ પ્રકૃતિને લેવાનું એ ખ્યાલ ના હોય તો બધા લેતા હોય છે. હા, વસ્તુ એ જ છે. મારી પાસે એવા કેટલા બધા કેસીસ લગભગ 2 વર્ષ પહેલા આવી ગયેલા છે. જ્યારે હું નેચરોપેથી પ્રેક્ટિસ કરતી હતી, ક્લિનિક ચલાવતી હતી, કેટલા બધા કેસીસ. ત્યારે બહુ કંઈક અવેરનેસ આવી હતી, પેલી ફાકી, મેથી, અજમો, કાળી જીરી, એવું કંઈક 3 પ્રપોર્શન આવતું હતું. હશે આયુર્વેદમાં પણ હશે, ખ્યાલ નથી. મે બી એનું કોઈ પ્રપોર્શન આયુર્વેદના કોઈ ગ્રંથમાંથી મળેલું છે કોઈને. પણ એ પણ પ્રકૃતિ વગર, જો તમે પ્રમાણભાન વગર અને પ્રકૃતિ વગર લેવામાં આવે ત્યારે એ કેટલું નુકસાન કરે છે. એની એક ઉદાહરણ તમને આપું કે એનાથી સ્ટાર્ટિંગમાં એક બેનને બહુ જ રિઝલ્ટ મળ્યા. જેમ કે એમના બોડી પેઇનમાં ફરક આવી ગયો, પેઇન તો રિડ્યુસ થયું પણ સાથે સાથે થોડું વેઇટ રિડ્યુસ થયું. 1-1.5 મહિનો બધું બહુ જ સરસ ચાલ્યું. બીજે કે ત્રીજે મહિને એ બધું જ દેખાણું ક્યાં? એમના પીરિયડ્સમાં. એ લગભગ 20 થી 25 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ એમને બ્લડ ફ્લો ચાલુ ને ચાલુ જ રહ્યો. એટલી હદે કે એમને હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડ્યા. હવે આ તમારા શરીરમાં રસાયણોમાં કઈ પ્રકારના ફેરફાર થઈ રહ્યા છે એ તમને કઈ રીતે ખબર પડે? એના કોઈ મશીન તો છે નહીં અંદર, કે તમે કંઈક પેરામીટર્સ તો છે નહીં કે તમે માપી શકો કે આ બધું તમે ખાવ છો એનાથી તમને શું ફરક કઈ રીતનો પડી રહ્યો છે. એટલે કોઈ પણ તમને નિર્દોષ લાગતી હોય, રસોડાની ઔષધિઓ નિર્દોષ હોય છે એ સાચી વાત છે, પણ સિઝન, સમય, પ્રકૃતિ, આ બધી જ વસ્તુઓનો બહુ જ મોટો રોલ છે. આ બધી વસ્તુઓને સાથે રાખીને જ નક્કી કરવું.
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્યારેય કોઈને એવી સલાહ સૂચનો આપણને ખબર ન હોય ત્યાં સુધી આપવી નહીં કે આ 3 વસ્તુ. હા, હું તમને એટલું જ કહું છું, તમને જયારે ખબર હોય કે આ વ્યક્તિની પ્રકૃતિ આવી છે, આયુર્વેદ ભણી ગયેલા માટે જ છે આ વાત, CFN વાળા માટે પણ નથી. તો તમને જો ખબર પડતી હોય અને તમને ખબર હોય કે મારી પ્રકૃતિ આ છે, હું તો આપણા સુધી જ રાખવાનું કહું છું કે આ પ્રકૃતિ મારી છે, તો આ સિઝન પ્રમાણે મારે આ વસ્તુ ના ખવાય. તો જે ફાકી છે એના ગુણ આપણે સૌથી પહેલા જોશું. જો આ વસ્તુને સાથે રાખીને વાત કરતા આવડતી હોય તો સૌથી પહેલા આપણે જોશું કે મેથીનો ગુણ કયો, અજમાનો ગુણ કયો અને કાળી જીરીનો ગુણ કયો. લગભગ 3 જે છે એ તીખું અને ગરમ છે. તો બરાબર જ છે કે 2-3 મહિને શરીરમાં પિત્ત દોષ વધી જશે. ફાયર વધતા આ બધી જ વસ્તુઓ આ જ રીતે બહાર આવશે શરીરમાં. હા, સાચું. મોનો ડાયટ ઇઝ ગુડ, કેમ કે દરેક વસ્તુ તમે જ્યારે મિક્સ કરો છો અને એમાં ખાસ કરીને મિલેટ્સ, આપણા વડવાઓને બધી ખબર જ હતી, આપણા કરતા ઘણી બધી ખબર હતી, છતાં પણ આપણા કોઈ પણ સાંસ્કૃતિક ભોજનમાં આવી મિલેટ્સ મિક્સ કરવામાં આવતી નહોતી. આ બધી મિલેટ્સ આજકાલથી ઉગે છે. જેટલી મિલેટ્સ અત્યારે બહાર આવી છે, અત્યારે આ શનિ રવિમાં મિલેટ્સ મહોત્સવ ચાલે છે રાજકોટમાં, ખ્યાલ છે? અમૃતસાગર પાર્ટી પ્લોટ નહીં, બટ મોટા મોવા કે નાના મોવા સર્કલ પાસે ક્યાંક છે. નાના મોવા સર્કલ પાસે. હા, હવે તમે એક વખત એમાં જજો અને જોજો કે કેટલી ટાઈપની મિલેટ્સ એમાં જોવા મળશે. લગભગ 8 થી 10 ટાઈપની અલગ અલગ મિલેટ્સ જોવા મળશે. આ બધી જ પ્રાચીન મિલેટ્સ છે, જે આજકાલે હવે અવેરનેસ વધારે આવે છે કારણ કે હવે કોઈને ઘઉં ખાવા નથી, એટલા માટે ઓપ્શન ગોતે છે, એટલે આ બધું પ્રકાશમાં આવી ગયું અચાનક. તો શું આજકાલથી ઉગે છે? આ તો વર્ષો પહેલા આવતું હતું. કોળો, કુટકી, કેટલા બધા ધાન્યો હતા જેને આયુર્વેદમાં કુધાન્ય માનવામાં આવે. આયુર્વેદમાં આ બધી જ મિલેટ્સ છે ને, એના માટે એક શબ્દ છે કુધાન્ય, અને ધાન્ય જ માનવામાં નથી આવતું. બટ ન ખાવી એવી વાત નથી. વાત હું એ કરું છું કે આપણા સાંસ્કૃતિક ભોજનમાં આને ક્યાંય જ લેવામાં આવી નથી, કોઈ કોમ્બિનેશનમાં નહીં. સાંસ્કૃતિક ભોજનમાં ક્યાંય નથી. આયુર્વેદિક ભોજનમાં કદાચ ક્યાંય મિલેટનો ઉલ્લેખ હશે તો પણ એ ક્યારે ખાવી, કોણે ખાવી, કેટલી ખાવી એ સાથે જ હશે. આર્યભિષક વાંચજો તમે, આયુર્વેદનો ગ્રંથ છે આર્યભિષક, આહાર ઉપર જ ચાખો. તો કહેવાનો અર્થ એટલો જ છે કે જ્યારે તમને મિલેટ્સ વિશે બધી ખબર ના હોય, શરીરમાં તમે કંઈક નાખી રહ્યા છો તો એની અંદર કંઈક અસર હોય છે. જે ફૂડ તમને સ્વાસ્થ્ય આપી શકતું હોય એ જ ફૂડ તમને રોગ પણ આપી શકે. એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો. જે નાની ગોળી તમને સાજા કરી શકતી હોય રોગ વગર, એ જ નાની ગોળી તમને બીજો રોગ આપી પણ શકે. ડાયાબિટીસની ગોળી, મને ડાયાબિટીસ ના હોય તો હું ના લઈ શકું, અધરવાઇઝ મને કઈ બીજો રોગ આવે. સેમ વે, જે ફૂડ તમને સ્વાસ્થ્ય આપે છે એ જ ફૂડ તમને રોગ આપી શકે. જો તમને પ્રોપર ખબર નથી હોતી તો ફરી વખત કહું છું કે આ વસ્તુ ન ખાવી એવું નથી, મિલેટ્સ ન ખાવા એવું નથી, પણ ઉર્વશીબેને કીધું કે મિલેટ્સ બંને સાથે ભેગા કરીને ન ખાવા. એની પાછળનું રીઝન પણ એ જ છે કે દરેક મિલેટમાં અલગ અલગ પ્રકારના રસાયણો હોય છે, એક કોમ્બિનેશન હોય. તો એ કોમ્બિનેશન જે છે એને પચવા માટેના જે એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ એ સમયે શરીર આપશે. હવે એમાં તમે 2-3 પ્રકારની મિલેટ સાથે રાખી, બધાના પાચન માટે એન્ઝાઇમ્સ અલગ અલગ જોઈશે, બધાના પાચનનો સમય અલગ અલગ હશે. રાગીને પચતા જેટલી વાર લાગતી હોય એના કરતા બહુ વધારે વાર જો જુવારને પચતા લાગતી હોય કે કોળો અને કુટકી નામની એક મિલેટ છે, ફોક્સટેલ મિલેટ, રેડિશ કલરની પણ આવે છે, તો એને પચતા સૌથી વધુ વાર લાગે. તમને ખ્યાલ છે? અમુક વાત પ્રકૃતિ વાળા કે પિત્ત પ્રકૃતિ વાળાને મનાય છે અમુક પ્રકારની મિલેટ્સની.
યસ મેમ 8 થી 12 કલાક તો એને પલાળવાનું કહે છે, પ્રી સોક કરવી પડે. કેમ કે પચવામાં ભારે છે, તો સમજાય ને તમને? ઘઉં આપણે પલાળીને ખાવા પડે છે, ઘઉંને આપણે પલાળીને ખાવા પડે છે, બાજરાને પલાળીને ખાવા પડે છે, કે સીધો લોટ આપણે બનાવીને ખાઈએ છીએ? ધેટ મીન્સ કે એ મિલેટ તમારા માટે પચવામાં બાજરા કરતા પણ ભારે છે, જુવાર કરતા પણ ભારે છે, બટ મિલેટ્સ છે ને એટલે આપણે ખાઈએ છીએ. કેમ કે ઘઉંમાં જે વસ્તુ છે એનાથી વજન વધે છે, એટલે આપણે મિલેટ્સ ખાઈએ છીએ. પણ એ નથી સમજતા કે પચવામાં આ ગ્લુટેન ફ્રી એનાથી પણ વધારે મિલેટ્સ ભારે એટલે હોય. ખાય છે. સો દેટ જો નથી પચતું તો શું બનશે? અગેન આ વસ્તુને સમજો. નથી પચતું તો શું બનશે? વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બનવાની. એ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન કરવાની. વેઇટ લોસની દોડમાં આપણે ભૂલી જ જઈએ છીએ કે આપણે શું ખાઈ રહ્યા છીએ. એટલે એનો ગુણને સમજો, મિલેટ્સની ગુણને સમજો, એની અંદરની. હવે CFNA વાળાએ તો આ વસ્તુ કરવી જ જોઈએ કે સૌથી પહેલા તો એની અંદર શું છે એ સમજો, એના ન્યુટ્રિશન વેલ્યુને સમજો, ને પછી એને આયુર્વેદ સાથે સરખાવો કે એના ગુણ ક્યાં ક્યાં છે, કઈ પ્રકૃતિ માટે કઈ મિલેટ સારી છે, એ પ્રમાણે ખાઓ. આયુર્વેદમાં આપેલું છે, ફાઇન્ડ આઉટ કરજો. નથી એવું નથી, કુધાન્ય શબ્દ છે, પણ છતાં પણ આપેલું છે ક્યાંક. એ તમારે શોધવાનું છે CFNA વાળાએ, કે આયુર્વેદમાં મિલેટ્સ વિશે પ્રકૃતિની સાથે સરખાવીને આપેલું છે કે કોણે કઈ મિલેટ ખાવી. ટાસ્ક છે Yes. તમારા માટે. એટલે મેં તો મેમ વાંચેલું છે કેટલું. બીજું એનું કારણ એ પણ હોઈ શકે કે આપણે ઘઉંની રોટલી ખાઈએ છીએ તો પહેલે આપણે ખોરાકને જોઈએ છીએ, એટલે આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા અંદર થાય છે ગ્રહણ. તો પછી જ્યારે આપણે બધા લોટ મિક્સ કરીને ખાઈએ છીએ તો આપણે ઇન્ટેસ્ટાઇન કન્ફ્યુઝ થાય છે કે મને કોને પચાવવાનું છે. બંને વસ્તુ છે. જ્યારે તમે ઘઉંને રેગ્યુલરલી ખાવ છો, ધેટ મીન્સ તમે ઘઉં વસ્તુ એવી છે કે તમારા DNA માં છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઘઉં, બાજરો, ખીચડી, આ બધી વસ્તુઓ તમારા DNA માં છે. સો દેટ તમારા DNA આ ખોરાકને ઓળખે છે. તમે ગમે એટલું ડાયટિંગ કરી લેશો, પ્રકારના મિલેટ્સ ખાઈ લેશો, પછી જ્યારે તમને એક ચીટ ડે મળશે ને, કે જે દિવસે આજ મારે બધું જ ખાવાનું છે, જે ડાયટિંગ કરતા હશે ને ખ્યાલ હશે, એક ચીટ ડે હોય એમાં કે 6-7 દિવસ તમે ભૂખ્યા રહ્યા હોય, કે મિલેટ્સ ખાધી હોય, કે ફલાણું ઢીકડું આ તે ખાધું હોય, પછી એક રવિવાર કે એક શનિવાર તમને એવું આપો, તમારે જે ખાવું હોય ખાવાનું છૂટ છે. અને એ જે તમને ગરમ ગરમ ઘીવાળી રોટલી ને શાક તમે જ્યારે ખાવ અને તમને જે આનંદ મળે, એ તમારા DNA ની ખુશી હોય છે. એ મનની ખુશી કરતા પણ તમારી અંદર કઈક એવી વસ્તુ પડેલી છે કે જે આને ઓળખે છે, અને એટલે જ એ વસ્તુ સૌથી વધુ તમારું બોડી એક્સેપ્ટ કરે. બસ એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે માત્ર